हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रतियोगिता दर्पण, जो कि मई 2023 का मैगजीन है। इसमें हम लोग सार संग्रह को कवर करेंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट का सार संग्रह दिया जाता है जीके जीएस के रूप में। इसमें देखो टोटल प्रश्नों की संख्या मेरे दोस्त 200 होगा और जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। प्रतियोगिता दर्पण का जो क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया दिया गया है और ये आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार शिक्षक हो गया, सिपाही हो गया और ये एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा और आपको कंसेप्ट के साथ सारे प्रश्न को भी बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई पहला सेक्शन हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास को। पहला नंबर क्वेश्चन है, करा वत्स महाजनपद के किस शासक को अवंती के शासक प्रघोत ने बंदी बना लिया था? तो अवंती का शासक प्रघोत किसको बंदी बनाया था? तो ये उदयन को बंदी बना लेता है। अब यहाँ से देखिए दो चार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो महाजनपद से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये उदयन जो होता है मगध वंश का से रिलेटेड है, तो उससे भी क्वेश्चन को रिलेट करता है। ठीक है, तो आइए मैं दोनों के बारे में पहले आपको बेसिक जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल भी बता दूंगा। देखिए महाजनपद आपको पता है 16 महाजनपद के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, महाजनपद तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है आपको किस में देखने को मिलता है? तो आप लोग को पढ़े होंगे कि आप लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मिलता है। बौद्ध धर्म में आपको किस में देखने को मिलता है? तो ये अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है और जैन धर्म में आपको भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी कई बार फ्रेम कर लिया जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और भगवती सूत्र में मिलता है। देखिए 16 महाजनपदों में से आपको पता है कि 3 महाजनपद जो था आपको कहाँ था? आपको बिहार में देखने को मिलेगा 3 महाजनपद। तो ये तीनों को आप लोग याद रखने का। 3 महाजनपद कौन कौन था? एक आपका था अंग, ठीक है, दूसरा होता है आपको मगध और तीसरा जो आपका होता है बज्जी। देखिए अंग का राजधानी कहाँ था? आपको पता होना चाहिए। अंग का राजधानी आपका जो होता है मेरे दोस्त वो होता है आपका चंपा होता है। ठीक है, और आपको मगध का जो होता है वो कहाँ होता है? राजगिरी होता है और आपका बज्जी का जो होता है आपको वैशाली होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने महाजनपद था? तो 3 महाजनपद था। कौन कौन था? अंग था, मगध था और बज्जी था। देखो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था आपका मगध था। क्या रीजन है वहाँ का होने का? तो आपको पता है उसका जो उत्तर का जो नॉर्थ का जो एरिया था आपको गंगा मिलेगा। अगर नॉर्थ साउथ में अगर आते हैं हम आपको तो विंध्याचल पर्वत मिलेगा, और पूरब में जाएंगे तो चंपा मिलेगा और पश्चिम में अगर जाते हैं तो सोन नदी मिलेगा। यानी ये चारों तरफ से आपको समृद्ध था, हर सुविधा से लैस था। यही कारण है कि 16 महाजनपदों में से मगध जनपद सबसे बेहतरीन उभरा आगे चलकर। ठीक है, और देखिए 16 महाजनपदों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र महाजनपद कौन सा? एकमात्र जहाँ जनपद है जो कि आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में कौन सा जनपद आपको देखने को मिलेगा? तो अस्मक। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा? अस्मक, जिसका राजधानी कौन सा होता है? पोटन या पोटली होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, जो कि आपको गोदावरी नदी के किनारे ये देखने को मिलेगा। और देखिए दो महाजनपद है जो आपके पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, जो कि आउट ऑफ इंडिया है। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाता है आपके एग्जाम में। कौन कौन सा है? पहला आपका होता है गंधार होता है, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाता है? तक्षशिला होता है। ठीक है, तक्षशिला। ठीक है, और दूसरा जो होता है आपको कंबोज, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्त? वो होता है हाटक। तो ये तक्षशिला जो होता है आपको पता है, तक्षशिला जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको जो तक्षशिला का जो निर्माण जो किया जाता है किसके द्वारा बनाया गया था? ये राजा दक्ष के द्वारा बनाया गया था। ये भी एग्जाम प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, सारे चीज़ जो मैं कोरिलेट के बताऊंगा वो मैं प्रीवियस ईयर से ही कोरिलेट करके आपको बता रहा हूँ, ताकि चीज़ों को आप समझ भी पाओ और चीज़ों को याद भी रखो। रट्टा मारने से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। अब का जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कंसेप्ट पूछा जाता है, तो चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं कीजिए। और देखिए महाजनपद काल से देखो 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। जैसे आपका प्राचीनतम विश्वविद्यालय तो हो गया तक्षशिला, लेकिन अगर भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा जाए भारत का, तो आपका हो जाएगा कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय कौन से ने बनाया था? तो आपको पता है ये कुमार पर गुप्त वंश था, कुमार गुप्त के द्वारा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और बाद में इसको पता है कि बख्तियार खिलजी इसमें क्या करता है? आग लगा देता है और ये पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय जल जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार में ये राजगीर में देखने को मिलेगा, जो कि कुमार गुप्त प्रथम इसको बनवाता है और इसको अलाउद्दीन खिलजी आग लगाता है और ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है,
और आगे चलिए देखिए, अब बिहार में अगर कोई लेट करोगे यहाँ पे तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी आप नाम सुने होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको कहाँ पर बिहार में आपको भागलपुर जिला में देखने को ये मिलता है। भागलपुर, ये आपको विक्रमशिला कौन बनाया था, तो आपको पता है ये इसको धर्मपाल बनाया था। ये भी एग्जाम में सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा उदयन पे भी चर्चा कर लेता हूँ। देखो उदयन का कंसेप्ट ये है, आपको ये मगध नाम सुने होंगे, मगध। तो मगध का जो पहला आपको वंश होता है, कौन सा वंश होता है, तो यहाँ पे हर्यक वंश होता है, पहला वंश, ठीक है। पहला वंश आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन होता है, संस्थापक होता है मेरे दोस्त बिंबिसार होता है इसका संस्थापक, ठीक है। बिंबिसार, बिंदुसार मत समझना, बिंदुसार आपको मौर्य काल में हम पढ़ाएंगे। और ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है, बिंबिसार। और बिंबिसार को ही हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हर्यक वंश का रियल फाउंडर कौन था, यानी वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये आपको बिंबिसार ही लगाना है। तो इसको आप लोग याद रखना। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो इसने अपनी राजधानी गिरिब्रजिया, राजगीर बोलो, उसी को ही बनवाया था। गिरिब्रजिया राजगिरी को अपना ये राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन है 3-4 जो आपसे पूछा जाता है। शासक बनने के बाद आपका बिंबिसार का शादी होता है। इसने अपना 3 शादी किया था, ये भी पता होना चाहिए कौन कौन शादी की। तो किया था आपको प्रसेनजीत की जो बहन होती है महाकोसला, जिसको दहेज में क्या मिला था, काशी मिला था दहेज में। ये भी एग्जाम में देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो शादी किया था वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी होती है कौन, चेलना या छेलना इसको बोलो, ठीक है। और एक तीसरा जो शादी होता है इसका आपको क्षेमा से होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। तो ये जो आपको छेलना जो होती है वैशाली की छेलना राजकुमारी, इसी से ही पैदा होता है कौन, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये बिंबिसार को सैनिक बोला जाता है। देखो मैं बता देता हूँ, बिंबिसार को सैनिक बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। तो ये अपने पिता को मार के अगला शासक बनता है कौन, अजात शत्रु बनता है। अब देखो अजात शत्रु के बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु जो होता है बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बनता है, और इसको इतिहास में इसको कुनिक भी बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखना। और ये जैन धर्म को मानता है, तो सबको पता होना है। इसी के समय लिच्छवी बहुत ज़्यादा आक्रमण करता है, तो लिच्छवियों को नाश करने वाला भी इसी को बोला जाता है। इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखना। प्रथम बौद्ध संगीति जो कहाँ किया था, आपको राजगीर में आयोजित किया गया था, सप्तर्षि गुफा में आयोजित किया गया था। तो ये अगला शासक जो होता है, अगला शासक आपका बनता है कौन, ये बनता है आपका उदयन, ठीक है। उदयन बोलो या उदयन बोलो, वही बात होता है। उदयन जब शासक बनता है, इसका पहला काम होता है इसने पाटलिपुत्रा की स्थापना करता है। बहुत बार आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पाटलिपुत्रा शहर को कौन बसाया था, तो ये उदयन ही बसाया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ गया था, तो राजगीर से हटाकर इसने पाटलिपुत्रा ले गया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राजगीर से कहाँ चेंज किया इसने, तो राजगीर से पाटलिपुत्रा ले गया। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और ये भी जैन धर्म को ही मानता है। इस वंश का देखो सबसे अंतिम शासक कौन था, कई बार आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नाग दशक जो होता है दोस्त, ये आपका हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा वाली युक्त की दिखाई गई है, जिन्हें भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है, या किसका प्रतीक है। तो ये मेरे दोस्त भारत के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के कारण ये धरती का आह्वान इसमें बताया गया है। अब देखिए गौतम बुद्ध से क्या क्या एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध, तो ये तो आपको पता है कि ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन, गौतम बुद्ध। जो मैं बोलूँगा उस पर फोकस कीजिएगा। गौतम बुद्ध को ही आपको पता है कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, एशिया ऑफ लाइट भी इसको कहा जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक तो एकदम शुरू से बताते देखो, जन्म जो होता है आपको पता है नेपाल के लुबनी में होता है। लुबनी में जन्म होता है, कब होता है आपको, तो ये 1563 में जन्म होता है इनका, ठीक है। जन्म स्थान बताई दिया मैंने, लुबनी होता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, ठीक है। और पिता का नाम आपको सुशोधन होता है, ठीक है। और माता का नाम आपको
माया देवी होता है ना, माया देवी माता का नाम होता है। और इसका आपको लालन पोषण कौन करती है, तो लालन पोषण इसकी मौसी करती है, ठीक है। मौसी का क्या नाम होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। पत्नी का नाम आपको पता है यशोधरा होता है, ठीक है। एक उससे पुत्र होता है, पुत्र का नाम आपका राहुल होता है, ठीक है। और इसका एक घोड़े का नाम होता है, एक देखो घोड़ा वाला देखो नहीं पता होगा, नहीं मिलता है लूसेंट वगैरह में, तो घोड़ा वाला याद रखना। घोड़े का नाम जो था कंथक था, कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जो सारथी जो चलाने वाला होता है, सारथी का नाम मेरे दोस्त चान होता है। ये 2 क्वेश्चन है जो आपको नया देखने को मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे तो कौन जगह पे दिए थे, ये क्वेश्चन देखो कई बार एग्जाम में फ्रेम किया जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था, तो ये श्रावस्ती में दिया गया था। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इनका जो मृत्यु होता है आपको पता है, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, कब होता है, 1483 ईस्वी में होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन आप हमको सारा कवर करना है, तो जो मेन पॉइंट है उसको बताना जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो ये इंद्रदेव को समर्पित है, यानी इंद्र भगवान को समर्पित है। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचनों को संकलित किया गया है, तो ये इनके सूत पीटक में ये सारा संकलित आपको देखने को मिलेगा। वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखो चोल काल से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो ये तो क्वेश्चन खैर सुपर डुपर है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। थोड़ा सा मैं चोल काल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए चोल काल से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है दोस्त, देखो चोल काल तो चोल काल का जो संस्थापक होता है कौन होता है, तो चोल काल का संस्थापक विजयालय होता है, ठीक है, विजयालय। तो इसको आप लोग याद रखना, चोल का संस्थापक कौन होता है, विजयालय। इसका राजधानी भी कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। राजधानी जो होता है तंजौर होता है, या तंजावुर भी उसको बोल सकते हैं हम, तंजौर होता है। तो इसको आप लोग याद रखना। देखो विजयालय जो होता है एक उपाधि धारण करता है, अपने आप को ये उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि, नर केसरी का उपाधि धारण करता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चोल काल का कौन सा शासक था जिसने नर केसरी की उपाधि धारण किया था, तो ये विजयालय जो होता है आपको नर केसरी का उपाधि धारण करता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ रियल फाउंडर, इस पे फोकस करो। वास्तविक शासक जो होता है चोल काल का, ठीक है, रियल फाउंडर जो होता है आपको आदित्य प्रथम को बोला जाता है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोल काल के किस शासक को चोल काल का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, तो ये आदित्य प्रथम को बोला जाता है। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना। अगला शासक जो होता है प्रांतक प्रथम होता है, नाम सुने होंगे, प्रांतक प्रथम, ठीक है, प्रांतक प्रथम भी उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि धारण करता है, तो ये मदुरै कोंड की उपाधि धारण करता है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जो अगला जो शासक होता है, अगला शासक बहुत ही बेहतरीन शासक होता है, राजराज प्रथम के समय में आपको पता है ये पहला महान शासक होता है, ठीक है, चोल काल का, ठीक है। इसी के समय में आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, श्रीलंका पे आक्रमण करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है कि चोल काल का कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो श्रीलंका पर आक्रमण किया था राजराज प्रथम। और यही श्रीलंका पर जब आक्रमण किया था तो उसी के समय में एक पॉलिसी लेके आया था, रक्त एवं लौह की पॉलिसी। देखो रक्त एवं लौह की पॉलिसी, उसी युद्ध के समय में जब आक्रमण करता था एक पॉलिसी लेके आया था रक्त एवं, ये आप देखो कोरिलेट करो, दिल्ली सल्तनत में आपको मैं पढ़ाया था, दिल्ली सल्तनत में पढ़े होंगे कि रक्त एवं लौह की नीति कौन लाया था, तो रक्त एवं लौह की नीति बलबन चलाया था। लेकिन अगर इधर हम आपके आते हैं इसमें कौन सा था ये चोल काल में ये रक्त एवं लौह की पॉलिसी कौन लेकर आया था, तो ये राजराज प्रथम के द्वारा लाया गया था। जब ये आपको श्रीलंका पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे और क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला शासक होता है आपका राजेंद्र प्रथम का भी बहुत बड़ा योगदान है। राजेंद्र प्रथम जो होता है वो चोल काल का यानी चोल वंश का सबसे महान शासक होता है, ठीक है। प्रथम महान था, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, लेकिन चोल वंश का सबसे महान या प्रतापी शासक होता है आपको, तो कौन होता है, राजेंद्र प्रथम होता है। ये अपने आप को कौन सा उपाधि धारण करता है, तो ये भैया गंगई कोंड की उपाधि धारण करता है, ठीक है, गंगई कोंड की उपाधि धारण करता है, यानी गंगा नदी पर विजय प्राप्त करने वाला। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और आपको राजेंद्र प्रथम के समय में आपको पता है चोल काल का सबसे ज़्यादा विकास भी होता है, ठीक है। और देखो 2-4 क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में एक नाम सुने होंगे, आप पढ़े होंगे, तो स्थानीय स्वशासन, कई बार इसको एसएससी पूछा है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन
स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन जो था इस वंश का, यानी बोले तो आपको चोल काल का सर्वाधिक विशेषता मिलता है। इससे चोल काल में ही आपको नटराज मूर्ति नाम सुने होंगे, नटराज मूर्ति का संबंध है, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो शासक होता है आपको राजेंद्र द्वितीय भी होता है, जो आगे चलकर नर केसरी की राज केसरी को उपाधि धारण करता है वो, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान को पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस सुल्तान ने आरिज मुमालिक जो होता था दिल्ली सल्तनत में, वो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पर पद पर नियुक्त किए गए बरन का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? तो बरन के सूबेदार जो मेरे दोस्त वो कैकुबाद का नियुक्त किया गया था। ये देखो जलालुद्दीन फिरोज जो खिलजी जो होता है वो खिलजी वंश के संस्थापक होता है। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक होता है। एक्चुअली बहुत ही 80-70 साल में ये शासक बनता है, इसको नियुक्त किया जाता है। ज़्यादा लंबा कार्यकाल भी नहीं रहा है, 1290 से ये 96, 4 साल का छोटा कार्यकाल होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब शासक बनता है तो इसने पहले 2 काम करता है। ये अपने आप को जब मंगोल आक्रमण होता है उसी के समय में, तो अब इसने किलो खोरों की राजधानी बनाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलो खोरी को राजधानी किसने बनाया था? तो ये आपको चाचा जी बनाए थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और इसके बाद इसने जब मंगोल आक्रमण हुआ है, हुआ था जब जीता था मंगोल आक्रमण, तो उसी के समय में ये एक शहर बसाया था जो कि अभी तक है, दिल्ली में सुने होंगे आप लोग, मंगोलपुरी। ठीक है, मैं तो कई बार गया हूँ। ठीक है, मंगोलपुरी आपको भी ये किसने बसाया था? तो ये आपको चाचा जी बसाए थे। चाचा जी कौन है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। बाद में ये चाचा जी का मृत्यु करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका आपको चाचा भी होता है और ससुर भी होता है। मैं भी आगे वीडियो में बताऊंगा। ये फिलहाल 2 क्वेश्चन इससे याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी था? तो ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी होता है विराटनगर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको कंसेप्ट दे ही दिया हूँ बिहार के परिप्रेक्ष्य में महाजनपद काल। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो होता है शासक कौन होता है? तो ये रामचंद्र देव होता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देता हूँ। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से तो आपको पता है ये खिलजी वंश का दूसरा शासक होता है। पहला तो मैं आपको बता दिया हूँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चला जाता है, उसको बुलाता है, धोखे से मरवाता है इसको। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में इसका मुंडी को धड़ से अलग कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी में, और एक हाथ में तलवार एक हाथ में मुंडी रहता है, और वो आपको हिंदुस्तान के पब्लिक को मतलब बताना चाहता है कि मैं बहुत ही क्रूर शासक हूँ। ठीक है, तो ये उसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। देखो अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसने अपना चाचा और ससुर दोनों होता है ना, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या करता है, और ये अपना राज्याभिषेक बलबन बनवाया था भैया लाल महल में बलबन के द्वारा बनवाया गया लाल महल में ये अपना क्या करता है? राज्याभिषेक करवाता है। जैसे राज्याभिषेक करवाता है उसके बाद भैया युद्ध स्टार्ट 1299 ईस्वी में से ये युद्ध स्टार्ट करता है। सबसे पहला आक्रमण करता है कौन? गुजरात पर आक्रमण करता है। ठीक है, और गुजरात के शासक के समय उसके पत्नी का नाम होता था, क्या नाम था उसका? कमला देवी नाम होता है। उसको अलाउद्दीन उठा लेता है और उसको मलिका ए जहां नियुक्त कर देता है अपने दरबार में। ठीक है, और यही गुजरात विजय में देखो, यही गुजरात विजय में इसको एक हिजड़ा मिलता है जिसका नाम क्या होता है? मलिकाफुर, जिसको आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी उसको अपना सेनापति भी नियुक्त करता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। इसी तरह से बहुत सारा आक्रमण करता है दक्षिण भारत में। आपको वारंगल, होयसल, पांडव, देवगिरी सबको ये तहस नहस कर देता है, जीत लेता है। और जीतने के बाद भैया ये अपने आप को क्या धारण करता है? बोलता है कि हम अब सिकंदर बन गए। ठीक है, सिकंदर तो नहीं बन पाए, लेकिन आपका हम द्वितीय सिकंदर अपने आप को ये साबित करता है कि मैं ही हूँ द्वितीय सिकंदर। ठीक है, द्वितीय सिकंदर, जिसको सिकंदर ए शानी भी बोला जाता है। ठीक है, सिकंदर ए शानी भी बोला जाता है इतिहास में, या अलेक्जेंडर। ठीक है, या अलेक्जेंडर द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये शासक बन गया, उपाधि ले लिया। उपाधि के बाद इसने बहुत अच्छा भी काम किया है। आपको पता है कि इसने जब इसी के समय में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ है? तो ये आपको ये अलाउद्दीन के समय में हुआ है। तो मंगोलों से आक्रमण सबसे ज़्यादा इसी के समय, मंगोलों को आक्रमण से बचाने के लिए इसने क्या करता है? 1304 में इसने सीरी का किला का निर्माण करता है। ठीक है, सीरी का किला का निर्माण किया जाता है, और सीरी का किला बगल में ही वहीं पे आपको एक हौज खास का भी निर्माण करता है। ठीक है, तालाब वगैरह पानी भर के लिए, तो ये हौज खास का भी निर्माण किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसने कुछ अच्छा भी काम किया है, बहुत बेहतरीन काम करने का। भू राजस्व में अगर हम जाते हैं, देखो पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो था भैया, भूमि की पैमाइश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूमि की पैमाइश। जैसे अभी वर्तमान समय में लोग रसीद समझने, खेत का रसीद निकालो, तो उसी समय में ये भूमि की पैमाइश भी करवाया था। ठीक है,
तो ये याद रखना कि पहला शासक जिसने भूमि की पैमाइश करवाता है। लेकिन अगर मुगल काल में पढ़ोगे ना, तो मुगल काल में पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश करवाया था, तो वो था आपको शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसका मकबरा आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। तो शेरशाह सूरी को भी याद रखना इससे कोरिलेट करके, ठीक है, कि दूसरा शासक होता है जो भूमि की पैमाइश करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास पता है आपको लड़ाई करने में माहिर होगा, तो इसके पास एक विशाल सेना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो और यहाँ से फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन, जब देखो रामचंद्र देव से ही, जब ये रामचंद्र देव को ना जब विजय पे होता है तो ये इसको राम रायन की उपाधि दिया जाता है। तो ये भी आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। रामचंद्र देव को राम रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ ही बहुत ही बेहतरीन काम किया है इसमें, देखो आपको सैन्य सुधार में भी बहुत, इसके पास भैया अस्थायी सेना था, ठीक है, भीख नहीं मांगता था किसी से, और ये आपके पास सबको नगद पैसा देता था, नो उधार लो, एकदम काम करो और पैसा लो, कोई देखा। अब काम करे में जो भी थोड़ा उल्टा सीधा कुछ किया, कमी किया, तो उसको भैया बाजार पॉलिसी वाला, मांस काटने वाला पॉलिसी भी यही लेके आया था, ठीक है। दाग और हुलिया पॉलिसी भी लेकर कौन आया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी लाया था। तो और भी अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग इतना याद रखोगे तो बहुत सही है। और इसका अंतिम शासक आपको पता है मुबारक खिलजी होता है, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लेता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कहता है किस मुगल शासक की उपवनों या उद्यानों में अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मलियों का मुकुट कहा जाता है। देखो एक्चुअल में ना बाबर को फूल वूल से बहुत प्यार था, ठीक है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो इसको मलियों का राजकुमार बोला जाता है, या फिर उपवनों का राजकुमार या मलियों को मुकुट किसको कहा गया है, बाबर को हो गया। अब देखिए बाबर से ना 5-6 क्वेश्चन है जो आपको हमेशा परेशान करता है, ठीक है। बाबर, तो बाबर जो होता है आपको पता है मुगल वंश के संस्थापक है ये, ठीक है। आपको दिल्ली सल्तनत में जाओगे तो लोधी वंश होता है, लोधी वंश के अंतिम शासक किसको, इब्राहिम लोदी को भैया पानीपत के प्रथम युद्ध में लेटा लेटा के मारता है। उसके बाद ये सीधा आपको मुगल वंश के स्थापना हो जाता है, ठीक है, मुगल आ जाता है भारत। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का मेरे दोस्त 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। किसके किसके बीच, तो आपको बाबर और किसके बीच, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें लोदी को भैया गिरा गिरा के मारता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ था, बाबर क्या दिमाग लगाता है इसमें, बाबर इसी में पहली बार तुगलमा नीति का प्रयोग करता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि तुगलमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में बाबर किया था, तो ये आपको तुगलमा नीति का प्रयोग आपको ये पानीपत के युद्ध में किया था, जिसमें से आपको पता है कि सिकंदर लोदी को गिरा गिरा के मारता है और इसी पर से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और मुगल का हिंदुस्तान में प्रवेश हो जाता है। इसका जो अगला जो युद्ध होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, आप नाम सुने होंगे, खनमा का युद्ध, ठीक है। खनमा का युद्ध जो होता है 1527 ईस्वी में होता है, ठीक है। किसके बीच में होता है, तो ये बाबर और राजपूतों का शान कौन, राणा सांगा के बीच में होता है, जिसके शरीर पर 16 से ज्यादा घाव होता है, लेकिन फिर भी उसकी राजपुताना का साहस जो होता है बरकरार रहता है और बाबर को कड़ा टक्कर देता है, ठीक है। जिसमें से बाबर क्या होता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी युद्ध में यानी खनमा के युद्ध में बाबर जो होता है बहुत दिमाग लगाता है और भैया अपने सेना को बोलता है जिहाद का नारा देता है, क्योंकि उस समय बाबर के पास सेना कम होता है, लेकिन ये अपनी सेना को उस्काता है, ठीक है, कि हमारे अल्लाह हमारे मसा हमारे ही सबे काम आएंगे, कोई काम नहीं होगा। तो उसी समय ये दिमाग लाके जिहाद का नारा देता है और इसी में राणा सांगा का युद्ध, ज़्यादा लंबा युद्ध नहीं चलता है और राणा सांगा क्या होता है, हार जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो खनमा के युद्ध में दिया था। एक क्वेश्चन और देखो पूछा जाता है एग्जाम में आपका, ये आपका चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का भी युद्ध याद रखना, ये 1528 ईस्वी में होता है। इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, ठीक है, जिसमें से बाबर आपका जीत जाता है। एक युद्ध और हुआ था घग्गर का युद्ध, आप पढ़े होंगे इतिहास में, घाघरा का युद्ध होता है, कब होता है, 1529 ईस्वी में होता है। इसमें बाबर और अफगानों के बीच में होता है, इसमें भी बाबर आपका जीत जाता है, ठीक है। बाबर बहुत ही महान शासक था, ठीक है, और ये किसी के सामने पैर नहीं फैलाता था, झुकता नहीं था। उसने लिखा भी था अपने बाबरनामे में, लिखता है भी है कि वो अदम्य साहस जिसके सामने इच्छा शक्ति को स्वीकार करने की साहस नहीं था। बहुत बेहतरीन लाइन है, वो पढ़ना बाबरनामा में आपको देखने को मिलेगा। और ये बाबर का जो मृत्यु हो जाता है मेरे दोस्त 1530 ईस्वी में हो जाता है और इसको काबुल में, एग्जाम में देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काबुल में इसको दफना दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना।
देखिए अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, कहता है किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। तो ये हुबुक्स के समय में सबसे ज़्यादा आपको हिंदू देवी देवताओं का अंकन देखने को मिलेगा। तो इसमें देखो आपको जो ये कुषाण शासक है, कुषाण वंश से भी बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुषाण वंश का सबसे पहले संस्थापक कौन था, तो आपको ये कुजुल काडीफेस था, पढ़े होंगे आप इतिहास में। कुजुल काडीफेस होता है, इसका संस्थापक होता है, ठीक है। और इसने आपका जो सबसे शक्तिशाली शासक, जिसको महान शासक बोलते हैं, इसमें जो कनिष्क जो होता है सबसे महान शासक होता है, कौन होता है, कनिष्क होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। इसने कनिष्क देखो राजधानी बहुत पूछा है भैया एसएससी। कनिष्क देखो 2 राजधानी, प्रथम राजधानी होता है भैया पुरुषपुर और दूसरा जो राजधानी होता है आपको मथुरा। तो कई बार एसएससी में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि आपको कनिष्क का दूसरा राजधानी कौन था, तो मथुरा, पहला आपको पुरुषपुर था। और इसने कनिष्क देखो बहुत अच्छा काम किया था। 78 BC में इसमें 78 ईस्वी में इसमें आपको शक संवत लेके आया था। बहुत बार पढ़े होंगे शक संवत किसके द्वारा लाया गया था, तो ये कनिष्क के द्वारा लाया गया था, जो कि अभी भारत सरकार भी इसको मानता है। इसके दरबार में देखो 2 बड़का विद्वान था जी। कौन कौन विद्वान था, एक विद्वान तो जो आयुर्वेदा के बहुत बड़ा विद्वान था, कौन था, चरक था वो, ठीक है। तो ये चरक याद रखना। एक और था जो बुद्ध चरित्र का पुस्तक था, कौन, अश्वघोष, बहुत फेमस पुस्तक है, इसको भी याद रखना, बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरित्र कौन लिखा, रचना कौन सा है, तो इसको अश्वघोष। तो ये अश्वघोष याद रखना, इसने बुद्ध चरित्र पुस्तक लिखा था, बहुत ही फेमस था। सब ये कनिष्क के समय में ही रहता था। कनिष्क के समय में आप पढ़े होंगे गांधार शैली विकसित बहुत ज़्यादा हुआ था, गांधार और मथुरा, ठीक है। गांधार प्लस मथुरा बहुत पूछता है इसको एसएससी रेलवे, ठीक है। गांधार और मथुरा सबसे ज़्यादा विकसित किया गया था किसके समय में, कनिष्क के समय में। क्वेश्चन और पूछता है रेशम मार्ग, देखो रेशम मार्ग का भी तो आपको किसके रिलेटेड को रिलेट करेगा, ये कनिष्क के समय में रेशम मार्ग का भी शुरू करवाया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। कुषाण वंश के समय में ये आपका ना बुद्ध का जो आपको प्रतिमा जो है ना, खड़ी प्रतिमा, कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध का जो आपको खड़ा जो प्रतिमा है वो किसके समय विकसित किया गया था, तो वो भी मेरे दोस्त आपको कनिष्क के समय में ही विकसित किया गया था। कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा वास्तुकला डेवलप हुआ था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। कुषाण काल में सबसे ज़्यादा वास्तुकला का विकास हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक किसी हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था, तो ये एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। अभी के वर्तमान समय में जो क्वेश्चन फ्रेम किया जा रहा है, और स्टेटमेंट वाला हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी आपको बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी था, और इसमें भी था, आपका सचिवालय में भी था। तो स्टेटमेंट वाला से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ही बोला गया तो इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं जब तक आपको हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए। और ये बात भी सही है, ये एमजी रनाडे के द्वारा बोला गया था। देखिए एमजी रनाडे से क्वेश्चन और पूछा जाता है 1870 इसमें पूना सार्वजनिक सभा, पढ़े होंगे आप लोग। पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना होता है मेरे दोस्त, वो किसने किया था, तो ये आपको एमजी रनाडे से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का साथ दिया था। हाँ, एक अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर, जिसने महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कब होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो स्टार्ट होता है मेरे दोस्त, वो आपको 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, ये आपको स्वीकारा जाता है, ठीक है। कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और ये आंदोलन की शुरुआत जो होता है आपको, ये होता है आपको 9 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। और इसी में ही महात्मा गांधी कौन सा नारा दिया था आपको, करो या मरो, यानी डू एंड डाई का भी नारा दिया गया था। और इसी आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को आपको आगा खां के पैलेस में इनको रखा जाता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा जाता है, फंसा देगा क्वेश्चन, अल्मोड़ा जेल में रखा जाता है। ये सब क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा यार। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। कराए अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन की घोषणा की गई थी। पाकिस्तान की मांग करवाने वाले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
मनाई गई थी, या दिवस को किस तिथि को मनाई गई थी? ये मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का प्रयोग करके नमक कर कानून पारित किया था? देखिए एकदम नया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इजी नहीं है। नमक कानून पारित किया गया था लॉर्ड रीडिंग के द्वारा, कब किया गया था? तो 1923 ईस्वी में पारित किया गया था। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कहता है भगत श्री, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में उनको फांसी दिया गया था? तो आपको पता है, ये डेट याद रखना, आपसे एग्जाम में डेट पूछा जाता है। 23 मार्च सबको याद होना चाहिए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दिया गया था। ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें कौन सा ऑपरेशन चला था? ये पहले भी बता चुका हूँ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया था? तो आपको पता है, नमक कानून तोड़ने की घटना से ही सविज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ये आंदोलन शुरू कब किया गया था? कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, डेट याद रखना। देखो 12 मार्च को शुरू होता है ये 1930 ईस्वी को, और ये 6 अप्रैल तक चलता है, ठीक है दोस्त, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलता है। तो ये कई बार आपसे डेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन देखो कल पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, जो सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ है। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? देखो निरस्त किया गया था आपको किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया गया था। लेकिन बंगाल विभाजन के जो स्थापना होता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये आपको बंगाल विभाजन को 1905 ईस्वी में होता है, और ये लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल होता है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम भारतीय संविधान को देखेंगे, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मेरे दोस्त अधिकतम होगा 500 और न्यूनतम होगा कितना होगा? 60 होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों का आपको 65 और आपका 62 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल में मौलिक अधिकारों को प्रदान के सुप्रीम कोर्ट के व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र बताता है? जिसमें आर्टिकल 32 बताता है। देखो यहाँ घुमा देगा, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार कौन सा आर्टिकल को बोला गया है? तो आर्टिकल मेरे दोस्त 32 को बोला गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक के लिए आपको राज्यपाल की सहमति लेना बहुत जरूरी होता है। पहले वित्त आयोग सीधा है, पहले आए तो सीधा केसी नियोगी के पास जाना, ठीक है। केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी था, ठीक है। कि अवधि शामिल किया गया है तो ये 1952 से 57 है, लेकिन अध्यक्ष एग्जाम में पूछता है। और ये पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था, आपको भी पता होना चाहिए। ये अध्यक्ष याद रखना। ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। किस देश में संविधान में आपातकाल यानी आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किससे लिया गया है? तो ये जापान से, ये जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। जापान आ गया तो जापान भी जान लो। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, देखो माइंड में आगे बता ही देता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ देश से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची किससे लिया गया है? तो समवर्ती सूची आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। नहीं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्त, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है पता है आपको? आयरलैंड से आपका लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। एक क्वेश्चन और पूछता है, एक मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार आपका किससे लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। और कोरिलेट करो, मूल अधिकार लिया गया यूएसए से, तो मूल कर्तव्य पूछ लेता है एग्जाम में। तो मूल कर्तव्य किससे लिया गया? तो मूल कर्तव्य आपसे रूस से लिया गया। तो ये सारे फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्या कर रहा है? कह रहा है किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो ये 35वीं संविधान संशोधन। कस्बा योजना समिति भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 9 के ए में देखने को आपको मिल जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन उच्च न्यायालय करता है? तो देखो ये केंद्र शासित लक्षद्वीप का जो भी कार्य होता है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट का, तो इसको आपको केरल हाई कोर्ट करता है।
जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची के विषय में नहीं है, ठीक है, यानी सूची में नहीं है, उसे बनाने का अधिकार किसको है? तो ये सब आपको भैया संसद ही बनवाता है। सेक्शन हम देखते हैं ज्योग्राफी को, भारत और विश्व का देखेंगे। कह रहा है भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो ये आपको क्रोड करता है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखना। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितना है? तो 930 लाख मील है, ठीक है। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी होती है? तो 4.5 अरब वर्ष होता है। ये देखो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, बहुत बार आपसे पूछा गया। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, तो ये आपको पता है अरावली है, जो कि आपको कौन सा है? राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। जवाहर सागर बांध परियोजना कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये चंबल नदी, ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? बहुत बार एसएससी इसको पूछा भी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ मेरे दोस्त अस्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वे चट्टानें जिन पर परस्पर मिले रंध्रों को आकार बड़े होते हैं और जिन पर अंदर की ओर होकर भूमिगत जल स्वच्छंद रूप से बहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको भैया जल मृत कहा जाता है। ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। रांची पठार के पश्चिम में ऊंचे पठारों को एक समूह है जिसको समतल शीर्ष लेटेराइट से ढके, उसे क्या कहा जाता है? उसे पाट कहा जाता है। टर्की और अनातोलिया एक अंतर्राज्यीय पर्वत श्रृंखला है। पठार आपको किस श्रेणी में देखने को मिलेगा? तो ये पोट्रियो ट्रेस में आपको देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है। कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो आप पढ़े होंगे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि भैया मणिपुर का है, बहुत एग्जाम में पूछा है। कार्बेट नेशनल पार्क से मध्य से बहने वाली नदी, देखो जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये उत्तराखंड में, सबको पता होना चाहिए। और ये कह रहा है क्वेश्चन की कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से बहने वाली नदी, तो ये रामगंगा नदी है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है। अन्नामलाई कई बार देखो पूछा है। अन्नामलाई जो है ना आपको तमिलनाडु एरिया में देखने को मिलता है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहला शब्द किसने इस्तेमाल किया था? तो ये इस्तेमाल किया था आपको टांसले। अगला सेकेंड हम भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स को देखते हैं। कहता है नीति आयोग सिधायत नीति आयोग को डेट याद रखना, 1 जनवरी 2015 को भैया नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। कह रहा है नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण में आपको 2400 कैलोरी प्रतिदिन कम से कम होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को नगरीय क्षेत्र में कितना कैलोरी होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2100 कैलोरी होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग द्वारा किसका सूत्र का प्रयोग किया गया था? ये आपको डीटी लकड़वाला का प्रयोग किया गया था। देखिए नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों को आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक लोगों को काम करता है, उसी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना। नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? ये बैंकिंग से रिलेटेड है। बुल एवं बियर किससे रिलेटेड है? तो आपको ये शेयर सूचकांक से है। सीपीआई देखो कहता है कि सीपीआई का आधार वर्ष क्या था? तो आपको सीपीआई का 2012 था। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या था? तो ये 2011-12 है। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग भैया सेबी कहते हैं, सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई थी। इसको संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको संवैधानिक दर्जा जो है 30 जनवरी 1982 को संवैधानिक दर्जा मिला था, लेकिन स्थापना 1988 में हुआ था। इसका मुख्यालय जान लो, इसका मुख्यालय मेरे दोस्त मुंबई में है, ठीक है। कहता है भारत में जनसंख्या विभाजन दशक माना जाता है। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है एसएससी। जनसंख्या विभाजन कहने का मतलब हुआ कि उसमें भैया जनसंख्या बढ़ा नहीं था और उल्टा घट गया था, ठीक है। तो ये साल याद रखना 1911 से 1921। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट 1921 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेंज याद रखना, कई बार रेंज भी पूछ लिया जाता है। आइए अब साइंस का ऑपरेशन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? बहुत बार ये पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है मेरे दोस्त ये ऊर्जा का होता है। मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ बनता है और ये कहाँ इकट्ठा होता है? तो आपको पता है पीत का जो निर्माण होता है पीत यकृत में बनता है और ये गॉल ब्लैडर में जाके ये क्या होता है? स्टोर होता है। एक परमाणु दरमियान बराबर यानी एक एमयू के बराबर कितना होता है? तो एक एमयू बराबर 931 मेगावोल्ट होता है। अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अर्जेंटाइन जो होता है किस धातु का अयस्क होता है? तो ये मेरे दोस्त चांदी का अयस्क है। इससे देखो 2-3 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक देखो पैराडाइटिज याद रखना। देखो
पैरा, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी, ठीक है। डटीज, पैरा डटीज भी जो है आपको ये चांदी का ही अयस्क है, इसको भी आप लोग याद रखना। एक और देखो याद नहीं आ रहा है, हाँ सिल्वर कॉपर ग्लांस एक होता है, ठीक है। सिल्वर कॉपर ग्लांस जो है वो भी आपको क्या है, चांदी का ही अयस्क है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन कोशिका से रिलेटेड है, कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम का क्या काम है। तो ये तो आपको पता है कि प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक करता है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो तो दृष्टि दोष कौन सा माना जाएगा। रेटिना से आगे बनेगा तो इसमें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अब यहाँ से दो क्वेश्चन घुमाएगा, कहेगा कि निकट दृष्टि दोष करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं और आपका दूर दृष्टि दोष करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं। देखो दोनों में ट्रिक देते हैं, कभी कंफ्यूजन न होगा। देखो निकट 3 लेटर का है, 3 में 1 जोड़ देना, तो 1 जोड़ देखो 4 हो जाएगा। 4 कौन सा होता है, तो अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो सीधा आपको ऐसे याद रखना कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट यहाँ 3 लेटर, इसमें 1 जोड़ो 4 लेटर, वैसे ही इसमें 1 जोड़ देखो दूर है तो आपको 1 जोड़ दो, तो दूर दृष्टि दूर करने के लिए आपको कौन सा लेंस लगाते हैं, तो हम उत्तल लेंस लगाते हैं। 3 लेटर क्या आ गया ना, ये दूर के लिए उत्तल और आपको निकट के लिए आपको अवतल, तो दोनों में आप लोग एक जोड़ दोगे तो ये मैथमेटिक्स के रूल लगा के आप इसको याद रख सकते। देखो ये कोई अपना अपना देखो फंडा है मेरा दोस्त, ठीक है, अपना अपना कंसेप्ट है, जैसे तुम्हें इजी लगे वैसे याद रखो, बस एग्जाम में गलती ना हो, एग्जाम हॉल में गलती ना हो, मैटर ये करता है। इस क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक आयल ऑफ बिट्रल ग्रीन के नाम से जाना जाता है। तो ये मेथिल सैलिसिलेट को बोला जाता है, ठीक है, मेथिल सैलिसिलेट को बोला जाता है। कौन सा, आयल ऑफ बिट्रल ग्रीन। रॉकेट के लिए, रॉकेट जहां आ जाए सीधा न्यूटन बाबा के पास चले जाना, थर्ड लो लगा देना। रॉकेट से उड़ने के सिद्धांत भौतिकी के किस प्रिंसिपल पे संरक्षण पर आधारित है, तो ये रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। आंखों में आयरिस का काम क्या होता है, तो आंखों में आयरिस का जो काम होता है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों को अवशोषण कर लेती है तो कैसा रंग देगा, तो सबको जब अवशोषित करिए लगा तो कौन सा रंग देगा, काला देगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। फूल वाला यहाँ से ना फूल कर देता है क्वेश्चन में सेट। अब हम खेलकूद देखते हैं, कहता है विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये आपको रामनाथन कृष्णन को प्राप्त है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये सानिया मिर्जा, आपको पता है सानिया मिर्जा अभी वर्तमान समय में ये टेनिस स्टार थी, संन्यास ले लिया, ठीक है, शादी की थी, शोएब मलिक से बहुत चर्चा में रही थी, इसके चक्कर में बेचारा खेसारी लाल यादव जेल भी गया था। कौन गाना गाया था, तो ये कौन था याद नहीं आ रहा है, सानिया मिर्जा कट न थुनिया ऐसी कुछ था गाना जिसमें से ये विवादित हो गया था, ठीक है। तो अब याद रहेगा, अब तो भूलोगे नहीं तुम, ये मैं इसलिए बताऊं ताकि याद रहे। किसी विदेश फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे, आपको बैचिंग भूटिया बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया की तरफ से, ठीक है, जो कि फुटबॉल खेलता है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट का है। विश्व कप फुटबॉल में सर्वाधिक बार जीतने वाले गौरव किसे प्राप्त है, तो आपको पता है ब्राजील सबसे ज़्यादा 5 बार विश्व कप फुटबॉल खेला है। हाल फिलहाल देखो, ये हाल फिलहाल में आपका जो पेले था भाई, देखो जिसने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप दिलाया था ब्राजील को, पेले का देखो हाल फिलहाल ये मृत्यु हो गया। उसने ब्राजील को भैया 3 बार अपने दम पे दिलवाया था वर्ल्ड कप और 5 बार ये जीता है। इस बार आपको पता है जो 2022 में जो खेला गया था उसमें से कौन हार जीता था, अर्जेंटीना विजेता रहा था और इसमें आपको हार गया था कौन, ब्राजील। चलिए, भारतीय टेस्ट के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन था, तो प्रथम टेस्ट कप्तान आपको सीके नायडू था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, हाँ ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसके याद में, मेजर ध्यानचंद्र के याद में मनाया जाता है, ठीक है। 1975 में एग्रीकल्चर शॉट, देखो ये कैसा है, एग्रीकल्वर है, अच्छा एग्रीकल्वर शॉट किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ओलंपिक की व्यक्ति में स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति, तो ये केडी यादव है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला, तो ये कर्नल मल्लेश्वरी है, बहुत एग्जाम में पूछा है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही थी, तो बिछेंद्री पाल सबको पता होना चाहिए। और ये एशियाई खेल मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो ये आपको भारत है, आपको पता है कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन देखो कृषि से रिलेटेड एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं बता देता हूं कि विटीकल्चर का एक वैज्ञानिक होते हैं, विटीकल्चर पता है ना आपको, अंगूर उत्पादन से, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कनाडा के पेरी क्षेत्र में गेहूं की कृषि ग्रीष्म काल में होता है, ये पेरीरी क्षेत्र याद रखना कनाडा में होता है, ठीक है। तो ये 2-4 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। न्यू लीफ किसकी फसल है, तो न्यू लीफ मेरे दोस्त आलू का फसल है। ये कुछ विविध इसमें दिया गया है, उसको भी कवर कर लेते हैं। कहता है 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया, इससे पूर्व सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का क्या आकाशवाणी रखा गया था, क्या, तो मैसूर हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने किताबी लिपियां हैं, उसमें 64 लिपियां हैं,
छछूंदर के सर में चमेली का तेल, ये तो हिंदी हो गया जी, माने अयोग्य व्यक्ति को मतलब अच्छा पद मिल जाना। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा के लिए नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था? ये 1936 में रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कई बार एक क्वेश्चन देखो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कंबोडिया पर्वत जो कि अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये आपको पता है कंबोडिया में ये मंदिर है अंकोर वाट मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, ये आपको विष्णु से रिलेटेड है और ये कंबोडिया शहर है, मेकांग नदी में है। ये कई बार पूछा है कि कंबोडिया शहर कौन नदी के किनारे बसा हुआ था? ये मेकांग नदी किनारे बसा हुआ है। लिविंग्स टावर, ठीक है, जो लिविंग्स टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। और प्रख्यात यरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको जावा में देखने को मिलेगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिस्थापित दार्शनिक कौन था? ये आपको सांख्य था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दर्शन से रिलेटेड है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिस्थापित दार्शनिक प्रणाली क्या था? सांख्य था। देखो बहुत सारे दर्शन है जिसको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक तो हो गया आपको सांख्य दर्शन, आप पढ़ लिए, ठीक है, ये कपिल के द्वारा किया गया था, कपिल मुनि। एक पढ़े होंगे योग दर्शन, ठीक है, योग दर्शन के था कौन था? पतंजलि, ठीक है। और एक आप पढ़े होंगे न्याय, न्याय दर्शन के कौन था? तो न्याय दर्शन के था आपका गौतम, ठीक है। एक था वैशेषिक, वैशेषिक, तो वैशेषिक का आपका था कनाद। ये सब पूछता है हमेशा जी, ऐसे इसलिए बताता हूँ। एक और पूछा जाता है, देखो पूर्व मीमांसा, जैमिनी जो बनवाया था। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा किसके द्वारा? तो ये जैमिनी के द्वारा। एक पूछा था आपको उत्तर मीमांसा भी पूछता है, ठीक है, उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा भी किसके द्वारा? तो ये बदरायन के द्वारा, ठीक है, बदरायन के द्वारा। वैसे तो है बहुत सारा, लेकिन आप इतना याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा सार संग्रह कवर करवा दिया हूँ मैं। देखो मैं 2 मैगजीन कवर करवाता हूँ, ठीक है दोस्त। एक तो आपका हो गया दृष्टि का, दृष्टि, बिहार दृष्टि के नाम से आता है मैगजीन, ठीक है, बिहार दृष्टि, जो कि दिल्ली में इसका प्रकाशन होता है। बिहार दृष्टि पूरा करवाता है, इसमें आपका पूरा बिहार कवर हो जाता है, ठीक है। वो भी मैं सार संग्रह, करंट अफेयर और उसमें टेस्ट भी ले लेता हूँ, तो इससे आपका पूरा बिहार कवर हो गया, ठीक है। दूसरा मैगजीन जो करवाता हूँ मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण, प्रत्येक मंथ मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा प्ले वीडियो भी बना होगा। प्रतियोगिता दर्पण भी मंथली करवाता हूँ मैं, इसमें करंट अफेयर भी होता है और आपका सार संग्रह भी होता है। आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर सारा मैं पढ़ा देता हूँ। तो ये 2 मैगजीन आपके लिए रामबाण साबित होगा आगामी जो आपका परीक्षा होने वाला है। देखो बिहार में 4 एग्जाम बहुत बड़े लेवल का होने वाला है। एक तो आपका हो गया दरोगा, ठीक है, और बीपीएससी तो चलते ही रहता है, ठीक है। और ये देखो सबसे बड़ा वैकेंसी शिक्षक का है, ठीक है, शिक्षक। तो शिक्षक के लिए ये 2 मैगजीन रामबाण साबित होगा। एक तो खास करके आपका दृष्टि वाला, दृष्टि वाला इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें पूरा बिहार स्पेशल तक उसमें मैं पढ़वाता हूँ। स्पेशल वाला बहुत मस्त देता है उसमें, और करंट अफेयर भी आपका बिहार स्पेशल उससे ही क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये आपका हो जाएगा, ये प्रतियोगिता दर्पण से हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चलता है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको आप लोग भी पढ़ लीजिए कीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आपको सिपाही के लिए भी, आपको सिपाही का भी अच्छा खासा वैकेंसी है बिहार में, तो उसमें भी आपका ये पूरा, उसमें तो मतलब समझ लो उसमें तो ईजी क्वेश्चन पूछता है, इसको अगर पढ़ लोगे तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दरोगा और शिक्षक पे आप ध्यान दीजिए, इस बार आप लोग जॉब लीजिए, बहुत अच्छा मौका है क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इसको रिविजन कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। धन्यवाद।